हेलो गाइस, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि आगे किस तरह से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में ही आगे किस तरह से होता है। हम पढ़ रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, उनकी स्ट्रक्चर क्या है और उनका डेवलपमेंट क्या है। हमने देखा कि कोशिकाएं दो प्रकार की हैं। एक है हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, एक है हमारी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। हमने क्या देखा कोशिकाएं हमारी कितने प्रकार की हैं। हमने क्या देखा कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की हैं। एक है हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, एक है हमारी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं। क्या देखा हमने? कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की हैं। एक है हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, एक है हमारी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं द्वारा पराकोश भित्ति का निर्माण किया जाता है। भित्ति यानी कि बाहरी लेयर। किसका निर्माण होगा? पराकोश भित्ति का। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुजनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पराकोश परिवर्धन यानी कि जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तब के फलस्वरूप दो स्पष्ट भागों में विभक्त हो जाती है। अब वो दो स्पष्ट भाग कौन कौन से हैं? वापस करते हैं। पराकोश परिवर्धन के फलस्वरूप दो स्पष्ट भागों में विभक्त हो जाती है। पहला स्पष्ट भाग है पराकोश भित्ति, दूसरा स्पष्ट भाग है बीजाणुजन कोशिकाएं। पराकोश भित्ति, पराकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से होता है। कहाँ से हो रहा है? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से। ये हमने यहाँ क्लियर किया था, उसको हम एक शॉर्ट टॉपिक बना लीजिए। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं कहाँ से होंगी, क्या निर्माण करेंगी? पराकोश भित्ति का। आप दोनों पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ये क्रमशः अंदर से बाहर की ओर चार भागों में विभक्त होती है, यानी कि हम अंदर से बाहर जाएं या बाहर से अंदर आए, ये क्रम हमें याद रखना है। एग्जामिनेशन में क्रम पूछ लिया जाता है कि इन्हें क्रम से जमाइए। नीट जैसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो सबसे बाहर की ओर हमारी क्या है? बाह्य त्वचा। इन इंग्लिश में आपको वर्ड्स याद होने चाहिए कि उस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, अंतःस्थिशियम एंडोडर्मिस, मध्य स्तर मिडिल लेयर, पौष्टुक टैपिटम, या फिर इंग्लिश में भी उसे टैपिटम ही बोला जाता है। ये डायग्राम देखते हैं हम। इस डायग्राम में क्या हो रहा है? ये जो सबसे बाहरी स्तर है ये हमारा है बाह्य कोशिका, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। उसके अंदर की तरफ है हमारे एंडोडर्मिस, उससे अंदर है हमारे मिडल लेयर। मिडल लेयर हमारे 1 से 3 परतों की होती है। ये हमारी होती है एकल स्तरीय और ये भी हमारी होती है एकल स्तरीय। ये जो टैपिटम है ये कोशिकाएं हैं, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी बाह्य त्वचा के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। हमें पता है परागकोश भित्तीय कोशिकाएं प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से बनी है। एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं, इतना याद रख के। बाह्यतम कोशिका, बाह्यतम त्वचा, एपिडर्मिस परागकोश भित्ति का सबसे बाहरी भाग है। डायग्राम से क्लियर हो गया है? सारी चीजें डायग्राम से लर्न करने की कोशिश करो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बाहरी परत है बाहरी भाग के। यह बाह्यतम त्वचा परागकोश को बाहरी वातावरण व आघातों से सुरक्षा करती है। अब कोई भी लेयर है वो बाहर की तरफ होती है। वो बाहर की तरफ क्यों होती है? क्योंकि वो आपका प्रोटेक्शन का काम करती है। तो यहाँ पे भी ये जो हमारी एपिडर्मिस है ये क्या करेगी? बाह्य आघातों
और बाह्य वातावरण है इससे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थीसियम एंडोथीसियम। बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे वाली कोशिकाएं हैं ये। इनकी कोशिकाएं क्या होती है, आकार में मोटी होती है और त्रिज्य दीर्घी यानी कि रेडिकल इलोंगेटेड होती हैं। अब इनमें क्या होता है, अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है जिसके कारण इनमें रेशेदार पट्टियों का निर्माण होने लगता है। ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। ठीक है, कैसी प्रकृति की हैं ये कोशिकाएं, आर्द्रताग्राही प्रकृति की है। शुष्क अवस्था में खिंचाव व तनाव उत्पन्न करती है जिनके कारण ये क्या होती हैं, स्फुटित हो जाती हैं। इनमें 2-4 लाइनें याद रखनी है। क्या है ये, बाह्य त्वचा के नीचे वाला स्तर है। अब इसमें क्या हो रहा है, अपने अल्फा सेलुलोज का जमाव हो रहा है जिसके कारण ये क्या बना रही है, रेशेदार पट्टियाँ बना रही है। रेशेदार पट्टियाँ बनने के बाद में हमने देखा कि इनकी प्रकृति क्या है, आर्द्रताग्राही है। आर्द्रताग्राही प्रकृति होने के कारण ये क्या करती है, शुष्क हो जाती है, और शुष्क हो जाती है तो ये स्फुटित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बारे में हमें पता चल गया इतना कि ये 1 से 3 स्तरीय और ये दोनों क्या है, एकल स्तरीय। देखते हैं, एंडोथीसियम अंदर की तरफ 1 से 3 या 3 से 4 परतों का निर्माण करता है। ये पतली तथा अल्पकालिक होती है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा और मैं बता देती हूँ। एंडोथीसियम ने बनाई 1 से 3 परतें बनाई, वो क्या हो गई, हमारी मिडल लेयर हो गई। मिडल लेयर में कुछ फ्लूइड होता है। ठीक है, जब तक जो हमारा सीड है या फिर परागकोश है, परागकण है, ये मैच्योर हो रहे होते हैं, जब तक ये ग्रीन होते हैं या फिर इनमें जो तक वक्त चलता रहता है ना, तब तक ही मिडिल लेयर होती है। उसके बाद में जब ये सूख जाते हैं, स्फुटित हो जाते हैं, उसके बाद में मिडिल लेयर ख़त्म हो जाती है। तो ये लेयर कैसी है, पतली है और अल्पकालिक है। अल्पकालिक मतलब ज़्यादा टाइम तक ये लेयर नहीं रहेगी, थोड़े टाइम बाद ये लेयर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टैपिटम। टैपिटम क्या करता है हमारे, यह परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट स्तर है। क्या है, इंटरनल है, और सबसे विशिष्ट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो किसका है, टैपिटम का है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ये देखते हैं। यह बीजाणुजन उत्त के चारों ओर, ये जो हमारे बीजाणुजन उत्त थे ना, ऐसा हमने डायग्राम बनाया था नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा बीजाणुजन उत्त था ना, इसके चारों ओर, ठीक है, एकल स्तर के रूप में पाया जाता है। टैपिटम कोशिकाओं में कोशिका द्रव यानी कि इनका साइटोप्लाज्म सघन व केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। देखिए केंद्रक बनाए हैं हमने, स्पष्ट केंद्रक बनाए। आवृतबीजी पादपों में कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टैपिटम 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की कौन सी है, अमीबीय है और स्त्रावीय है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि अमीबीय टैपिटम क्या है और स्त्रावी टैपिटम क्या है। यहाँ सिर्फ आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि एक होती है अमीबीय, एक होती है स्त्रावीय। टैपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। क्या है, गोलाकार संरचना है, जिनको क्या बोलते हैं हम, प्रोस्बियन बॉडी, प्रोस्बियन काय बोलते हैं। प्रोस्बियन काय में स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का संग्रह हो जाता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, यूस्पियन काय या यूस्पियन बॉडी। अब हमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्पोरोपोलेनिन क्या है। स्पोरोपोलेनिन एक दृढ़ पदार्थ है जिसे आज तक कोई नष्ट करने वाला केमिकल नहीं बना है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए। स्पोरोपोलेनिन सर्च करना गूगल पे कि क्या है। जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो उनके चारों तरफ एक
भित्ति का निर्माण कर लेता है, ये लिक्विड सिक्रेट कर देता है, जो कि इनके परागकण या परागकोश होते हैं ना, उनको बाहर निकलने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये एक टाइम बाद हो गया कि मान लो कि कई सीड्स ऐसे होते हैं, कई परागकण ऐसे होते हैं हमारे, जो साथ के साथ कई तो ऐसे होते हैं जो 3 मिनट 5 मिनट है ना, इसमें अपने परागण कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सालों साल परागण नहीं करते, 15 साल 20 साल 24 साल 25 साल हजारों साल तक पड़े रहते हैं। अब उनमें ऐसा क्या होता है कि वो कभी नष्ट नहीं होते? ये स्पोरोपोलेनिन होता है उनमें कि ये कभी नष्ट नहीं होते। स्पोरोपोलेनिन एक दृढ़ पदार्थ है, कोई केमिकल आज तक बना नहीं जो इसको नष्ट कर दे। द्विबीजपत्रियों में टैपिटम कैसा है? स्रावी प्रकार का है। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं थी और ये टॉपिक अभी पूरा करवाना था। द्विबीजपत्रियों में टैपिटम क्या है? स्रावी प्रकार का होता है। टैपिटम पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। पोषण प्रदान, कोई भी ग्रोथ होगी वो कौन करेगा? टैपिटम के थ्रू आउट होगी। क्यों? क्योंकि पोषण नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना। तो पोषण प्रदान करने का काम क्या करता है? टैपिटम। अब मान लो कि जो हमारा परागकण है उसमें टैपिटम नष्ट हो गया। टैपिटम नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब ग्रोथ रुक गई तो उसके बाद जो हमारा परागकण है ना वो बंधे हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। मतलब कि अब ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं आएगा, ये किसी भी प्रकार का कोई जनन नहीं करेगा। बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाएं मतलब स्पोरेंजियस सेल, परागकोश में परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह बीजाणुजनन कोशिकाएं कहलाते हैं। ये परागकोश था हमारा, है ना, पूरा परागकोश भित्ति थी यहाँ पे। इसके द्वारा जो कोशिकाओं के समूह आवृत होता है, मतलब इसको चारों तरफ से घेरे रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बीजाणुजन कोशिकाएं। यहाँ होती है बीजाणुजन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? बीजाणु मातृ कोशिकाएं द्वारा। एक लाइन में भी आप लिख सकते थे, बोल सकते हैं बीजाणु जन कोशिकाओं द्वारा बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक बीजाणु मातृ कोशिकाओं में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। हमने ये भी पढ़ लिया है ना कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए, प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणु कैसे? एक लघु बीजाणु, दूसरा लघु बीजाणु, तीसरा लघु बीजाणु, चौथा लघु बीजाणु। तो ये क्या हो गए हमारे? 4 लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम देखेंगे, लेकिन आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम आपको अपनी बुक खोलनी है। बुक में यहाँ जो जो लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो आपके माइंड से चला जाएगा, टेम्परेरी नहीं होगा। अगर आप उसको टेम्परेरी बनाना चाहते हैं, पहले इसको समझिए, बुक लीजिए, साथ में अंडरलाइन कीजिए, फिर उसकी नोट्स बनाइए और उसको 2 से 3 बार रिवीजन तो कीजिए, उसके बाद आपको लर्न होगा। और जो भी कोई भी हार्ड वर्ड है जो आपने पहले कभी नहीं सुना, जिस दिन आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी दिन उसको बार बार रिपीट कीजिए। अगर आप उसको रिपीट नहीं करेंगे तो आपकी टंग पे नहीं आएगा, आपसे बोला नहीं जाएगा वो वर्ड। अगर बोला नहीं जाएगा तो आप उसको लिख भी नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम टाइम में भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस मस्ट। टेक केयर।